Hello and welcome to SPM IAS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 1st June 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of April 2020 magazine from our website spmiasacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmiasacademy.com to access some of our freely available video lectures. And we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from Editorial segment. It is about SpaceX sending NASA astronauts to International Space Station. And this topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view, especially the subtopic Awareness in the Field of Space point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल को समझने के लिए वी नीड टू ब्रीफली अंडरस्टैंड अबाउट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. इट इज़ अ हैबिटेबल सैटेलाइट दैट इज़ इन लो अर्थ ऑर्बिट अबाउट हाइट ऑफ 400 किलोमीटर. सरल शब्दों में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक स्पेशल तरह का सैटेलाइट है जो हैबिटेबल नेचर का है, मतलब इसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स रह सकते हैं. एंड इट इज़ एट ए हाइट ऑफ अबाउट 400 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस. एंड दिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैज़ बीन जॉइंटली बिल्ट बाय 5 स्पेस एजेंसीज. दे आर नासा ऑफ US, Roscosmos of Russia, JAXA of Japan, European Space Agency of Europe and Canadian Space Agency of Canada. और हर एक टाइम में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 6 एस्ट्रोनॉट्स कैन बी एकोमोडेटेड इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. तो हर वक्त लगभग 6 एस्ट्रोनॉट्स इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होते ही हैं. एंड देयर जॉब इज़ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूनिवर्स. तो दुनिया के अलग अलग कोनों का, यूनिवर्स के अलग अलग सेगमेंट का ये इमेज निकालते हैं, उसकी स्टडी करते हैं और इस तरीके से दे ट्राई टू इम्प्रूव द नॉलेज ऑफ मैनकाइंड अबाउट यूनिवर्स. और space shuttles are sent from Earth's surface from time to time to bring these astronauts back and send new astronauts to this international space station. तो किस तरह का स्पेस शटल होता है जो अर्थ से एस्ट्रोनॉट्स को लेकर के जाता है और उनको पहुंचाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और जो पहले से यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स रह रहे हैं उनको वापस से अर्थ सरफेस पे लेकर के आता है. अब ये करंट न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं. So SpaceX, that is an American private space agency that is owned by Elon Musk. Elon Musk को आप ज़रूर जानते होंगे. He is also CEO of Tesla Motors. Tesla Motors आज के टाइम की जो न्यू एज टेक्नोलॉजी वाली ऑटोमोबाइल्स है उसको बिल्ड करती है और उसके CEO हैं Elon Musk. एंड एट द सेम टाइम ही इज़ CEO ऑफ SpaceX एजेंसी. और इस SpaceX जो एक अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, इसने नासा के साथ मिल करके नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स रॉबर्ट्स बैंकन एंड डॉगलस हर्ले को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजने के लिए स्पेस शटल बनाया है. और ये जो पूरा का पूरा मिशन है उसका नाम है डेमो 2. और इस मिशन के अंदर एक स्पेस शिप यूज किया जाएगा और एक रॉकेट यूज किया जाएगा. देखो आप एक बात अच्छे से समझ लो, ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए जो भी मिशन भेजा जाता है उसके मेन 2 कंपोनेंट होते हैं. एक होता है रॉकेट, वो समझो तो एक तरह का इंजन है जो थ्रस्ट देगा, जो फोर्स लगाएगा, और उसके ऊपर लगा होता है एक स्पेस शिप जिसके अंदर हमारे एस्ट्रोनॉट्स बैठे होते हैं. सो दीज एस्ट्रोनॉट्स आर सिटिंग इन स्पेस शिप और उनको नीचे से थ्रस्ट लगाता है रॉकेट. और ये जो मिशन है जो SpaceX जो अमेरिका की एक प्राइवेट एजेंसी है उसने लॉन्च किया, उसका नाम है डेमो 2. उसके अंदर जो स्पेस शिप यूज किया जा रहा है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठे हैं उसका नाम है क्रू ड्रैगन, और जो रॉकेट यूज़ किया गया उसका नाम है फाल्कन 9. ये तीनों नाम आप याद रखेंगे फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मिशन इतना स्पेशल है क्यों. आपको एक बात जाननी चाहिए कि नासा ऑलरेडी कम से कम 135 टाइम इस तरह के स्पेस शटल भेज चुका है. मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत पहले से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगाया जा चुका है, सेटअप किया जा चुका है लोअर अर्थ ऑर्बिट में, और कई दफ़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक में स्पेस शटल भेजे जा चुके हैं. अकेले नासा ने 135 टाइम स्पेस शटल भेजे हैं टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और उसके अलावा बाकी सारे स्पेस एजेंसीज ने भी कई सारे इस तरह के स्पेस शटल भेजे हैं.
तो फिर ये जो करंट मिशन है डेमो 2, द क्वेश्चन अराइजेज कि ये मिशन स्पेशल क्यों है। द आंसर लाइज इन दैट दिस मिशन इज़ द फर्स्ट मिशन बाय अ प्राइवेट कंपनी। तो ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है ऑफ प्रमोशन ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन स्पेस मिशन। देखो, जब प्राइवेट कंपनीज पार्टिसिपेट करेंगी ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस एक्टिविटीज़ में और स्पेस एक्सप्लोरेशन में, तो इससे फ़ायदे क्या होंगे उसको हम एक बार ब्रीफली समझते हैं। देखो, जो हमारे मेन साइंटिस्ट हैं, जो हमारे प्रीमियर स्पेस एजेंसीज़ में जैसे कि यूएस की नासा में या इंडिया के इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, वो गवर्नमेंट साइंटिस्ट जो प्रीमियर साइंटिस्ट ऑफ स्पेस फील्ड, they will now have time to focus on critical technology, they will now have time to focus on research and development, they will now have time for more and more exploration। क्योंकि जो रूटीन एक्टिविटीज़ है, जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, उसको बस इम्प्लीमेंट करना है, वो एक्टिविटीज़ प्राइवेट कंपनीज कर सकती हैं। जैसे इस पर्टिकुलर केस में ही देख लो, स्पेस शटल की टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। स्पेस शटल कई दफ़ा ऑलरेडी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स को ले जा चुका है और ला चुका है, तो ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। अब ये काम अगर प्राइवेट एजेंसीज करने लगे, प्राइवेट कंपनीज करने लगे, तो हमारे जो प्रीमियर साइंटिस्ट्स हैं वो फ्री हो जाएंगे इन सब रूटीन एक्टिविटीज से, एंड नाउ दे कैन फोकस ऑन मोर एंड मोर हायर लेवल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये एक मेन फ़ायदा होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इन द फील्ड ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। एक इसी तरह का ऑलरेडी एक मिशन लॉन्च किया जा चुका है यूएसए के अंदर, जब यूएसए की एक दूसरी प्राइवेट कंपनी, ये तो स्पेसएक्स है जिसने ये मिशन लॉन्च किया है, लेकिन एक दूसरी प्राइवेट कंपनी है यूएसए की इन द फील्ड ऑफ स्पेस जिसका नाम है स्पेस कंपोजिट। उसने कुछ ह्यूमन बींग्स को, मतलब एस्ट्रोनॉट्स भी नहीं है, इन जनरल ह्यूमन बींग्स को भेजा था स्पेस के अंदर लास्ट ईयर फॉर शॉर्ट स्पेस फ्लाइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यूएस के अंदर कई सारे प्राइवेट एजेंसीज इन द फील्ड ऑफ स्पेस काम आ रहे हैं, हु आर सपोर्टिंग नासा इन देयर स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो ये यूएस के नासा एजेंसीज के लिए काफ़ी एक हेल्पफुल बात है, बिकॉज दीज प्राइवेट प्लेयर्स आर नाउ ऑगमेंटिंग एंड हेल्पिंग देयर प्रीमियर गवर्नमेंट ओन्ड स्पेस एजेंसी नासा। और इसी तरह का हमें सिस्टम अगर हम इंडिया में रेप्लिकेट कर पाएँ, देन आवर स्पेस एजेंसी इसरो विल ऑल्सो बी बेनिफिटेड। तो इस पूरे डेवलपमेंट को, ये जो डेमो 2 मिशन, इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, वो भी ज़रा देखते हैं। If there is any question on ways to make India a leader in the field of space exploration, तो वहाँ पे आप इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। You can write that we need to promote public-private partnership in the field of space. Give example of Demo 2 mission conducted jointly by NASA and SpaceX. Also write the benefits of such public-private partnership in the field of space। जैसे कि सबसे ज़्यादा benefit होगा that these private investors will bring investment also, these private players will bring investment also। उसके अलावा दीज प्राइवेट प्लेयर्स विल ब्रिंग सम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, वो नई नई टेक्नोलॉजी भी अपने साथ लेकर के आएंगे। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब प्राइवेट प्लेयर्स को हम इन्वॉल्व करेंगे इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, तो ये प्राइवेट प्लेयर जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, जो पेरिफेरल एक्टिविटीज़ हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी सेटअप हो चुकी है, उन सारे एक्टिविटीज़ को ये प्राइवेट प्लेयर्स फुलफिल कर देंगे। और जो हमारे जो प्रीमियर साइंटिस्ट्स हैं ऑफ आवर प्रीमियर स्पेस एजेंसीज लाइक इसरो, वो साइंटिस्ट जो गवर्नमेंट साइंटिस्ट हैं, दे कैन नाउ फोकस ऑन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, दे कैन नाउ फोकस ऑन रिसर्च एक्टिविटीज़, जिसकी मदद से हमारे यहाँ पे स्पेस एक्सप्लोरेशन को और ज़्यादा बूस्ट मिल सकता है। The next article is taken from international segment. It is about Trump postpones G7 summit and wants it to expand and make it G10 or G11 including India. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view, especially from the subtopic important international institutions and agencies point of view. तो सबसे पहले इस न्यूज़ आर्टिकल को समझते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मेड 2 मेजर अनाउंसमेंट्स रिगार्डिंग G7 समिट। सबसे पहला अनाउंसमेंट उन्होंने किया दैट G7 समिट विल बी पोस्टपोन्ड अंटिल सितंबर। तो G7 समिट जो हाल फिलहाल में होने वाली थी, उसको उन्होंने सितंबर तक के लिए पोस्टपोन कर दिया है। और जो कारण उन्होंने बताया है दैट G7 शुड बी एक्सपैंडेड, और इस कारण से उन्होंने प्रपोज किया है कि G7 को पहले एक्सपैंड किया जाना चाहिए और कुछ और मेजर कंट्रीज़ हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, रसिया, साउथ कोरिया, इंडिया, इन सब को इंक्लूड किया जाना चाहिए G7 में, एंड देन G7 मीटिंग शुड बी कन्वेन्ड। तो इन शॉर्ट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ प्रपोज्ड दैट G7 शुड बी एक्सपैंडेड एंड शुड बी मेड G11। तो ज़रा देखते हैं व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड सच सजेशंस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा मानना है
कि G7 का जो कॉन्सेप्ट है वो अब आउटडेटेड हो चुका है। तो एक बार ज़रा सा G7 का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, दुनिया की जो इकोनॉमिकली सबसे एडवांस्ड 7 कंट्रीज़ हैं उनको मिला करके ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है G7 प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म का पर्पस ये कि जो 7 इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो आपस में मिल करके दुनिया में जो भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं उसको डिस्कस करेंगे और उसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि दिस कॉन्सेप्ट इज़ आउटडेटेड, क्योंकि इन 7 के अलावा भी बाकी सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इक्वली इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं, एडवांस्ड हैं, एंड दैट इज़ वाई दे शुड ऑल्सो बी मेड पार्ट ऑफ दिस G7। वो कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया एंड रसिया, वो भी डेवलप्ड हैं इकोनॉमिकली, और वो कंट्रीज जब इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनेंगे तो और बेहतर सजेशंस देंगे रिगार्डिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वर्ल्ड कंट्रीज़, और बेहतर सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। तो इस कारण से इन्होंने कहा है कि ये जो G7 प्लेटफॉर्म है ये अभी के लिए आउटडेटेड है। लेट अस एक्सपैंड इट, लेट अस मेक इट मोर सुटेबल फॉर द प्रेजेंट सिनेरियो, जहाँ पे ये 4 कंट्रीज़ बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले कर सकते हैं, एंड इन दिस वे वी कैन मेक इट मोर मीनिंगफुल। एक बार जरा सा ये जो कॉन्सेप्ट है G7 ग्रुपिंग का, जिसको ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं, इसको जरा सा देखते हैं। G7 इज़ अ फोरम ऑफ वर्ल्ड्स 7 लार्जेस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज़ whose government leaders meet annually to discuss international economic and monetary issues। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दुनिया के 7 मेजर इकोनॉमीज़ को मिला करके ये प्लेटफॉर्म बनाया गया G7, जिसके लीडर साल में एक बार मिलते हैं इन ऑर्डर टू डिस्कस द मेजर इश्यूज फेस्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमीज़, और उसके क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसको डिस्कस किया जाता है इन G7 मीटिंग या G7 समिट। And the members of G7 grouping are France, Germany, the United Kingdom, Italy, United States of America, Canada and Japan. And the objective of G7 meeting, as I already told you, is to discuss and deliberate on international economic issues and find a possible solution to such issues. एक बात आपको और समझनी है that this G7, जिसको ग्रुप ऑफ 7 कहते हैं, अर्लियर इट वाज G8, दैट इज़ ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, बट इन 2014 रसिया वाज एक्सपेल्ड आउट ऑफ दिस G8 grouping, and after that this G8 reduced to G7, and Russia was expelled from G8 grouping because of annexation of Crimea by Russia in 2014। तो वो कारण समझते हैं जिस कारण से रसिया को G8 ग्रुप से निकाल दिया गया था, और जिसके बाद G8 ग्रुप रिड्यूस होकर के G7 बन गया था, और वो कारण है एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया। तो जरा सा समझते हैं द एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया इशू। सबसे पहले आप देखो, ये है क्रीमिया पेनिनसुला दैट इज़ अटैच्ड टू यूक्रेन, और ये क्रीमिया पेनिनसुला एक छोटा सा लैंड है दैट इज़ इन ब्लैक सी, और इसके ऊपर एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट नेवल पोर्ट है सेवास्तोपोल। ये जो क्रीमियन पेनिनसुला है दैट बिलोंग्ड टू रसियन एम्पायर राइट फ्रॉम एंशियंट टाइम। 1783 से कम 1954 तक दिस क्रीमियन पेनिनसुला वाज पार्ट ऑफ रसिया, लेकिन 1954 में दिस क्रीमियन पेनिनसुला वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम रसिया टू यूक्रेन बाय द सोवियत लीडर निकिता ख्रुश्चेव। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है सेवास्टोपोल पोर्ट, वो रसिया नेवी इस्तेमाल करती रही डिस्पाइट द फैक्ट कि बाकी पूरा का पूरा पेनिनसुला वाज ट्रांसफर्ड टू यूक्रेन। लेकिन जब एक बार 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, तो उसके बाद से रसिया ऑलवेज वांटेड टू टेक क्रीमिया बैक, क्योंकि रसिया का ऐसा मानना है, और दिस इज़ फैक्ट ऑल्सो, कि क्रीमिया के अंदर ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो रसियन लैंग्वेज बोलती है, तो दैट मीन्स दे हैव रसियन ओरिजिन, एंड दैट इज़ वाई क्रीमिया शुड आइडियली बिलोंग टू रसिया। वो तो रसिया ने यूक्रेन को इसलिए दे दिया था बिकॉज यूक्रेन वाज पार्ट ऑफ ओवरऑल सोवियत यूनियन। बट जब एक बार सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गया, ख़त्म हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया इन 1991, then Russia always wanted to capture this Crimean Peninsula because it has strategic presence, strategic location, क्योंकि जो Crimean Peninsula को कंट्रोल करेगा that country will control Sevastopol port, and Sevastopol port will give direct access from Black Sea to Sea of Marmara to Aegean Sea to Mediterranean Sea। तो ये strategic significance है इस Crimean Peninsula का, और रसिया 1991 के बाद से इसको हमेशा से ही लेना चाहता था। और फिर यूक्रेन स्लोली बिकेम मोर एंड मोर प्रो वेस्ट।
पहले यूक्रेन वाज पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन, इनफैक्ट इट वाज फाउंडिंग मेंबर ऑफ सोवियत यूनियन, लेकिन धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बाद यूक्रेन धीरे धीरे प्रो वेस्ट होने लगा, यूएस इंक्लाइंड होने लगा. तो naturally Russia will not like it, and now Russia under strong leadership of Vladimir Putin wanted to capture क्रीमिया. और फिर 2008 में अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्ट कंट्रीज़, मेनली बाय अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस, यूक्रेन ने अनाउंस किया कि रसिया कैन नो लॉन्गर यूज सेवास्तोपोल पोर्ट आफ्टर 10 ईयर्स. तो 2008 में सरल शब्दों में यूक्रेन ने अनाउंस कर दिया कि रसिया सेवास्तोपोल पोर्ट को बस 2017 तक इस्तेमाल कर सकता है. नेचुरली रसिया विल नॉट लाइक इट. और 2014 में फिर रसिया ने पूरा का पूरा क्रीमियन पेनिनसुला ही कैप्चर कर लिया. और रसिया ने उसके बाद यहाँ पे एक रेफरेंडम कराया. रेफरेंडम में 97% लोगों ने वोट किया दैट दे वांट टू बिकम पार्ट ऑफ रसिया. वो बात अलग है कि वेस्ट कंट्रीज़ इंक्लूडिंग यूक्रेन रिजेक्टेड दिस रेफरेंडम. उनका ऐसा मानना है कि रसिया ने फोर्सफुल तरीके से लोगों को डरा धमका करके अपने फेवर में वोट कराया है, एंड दैट इज़ वाई 97% पीपल वोटेड टू बी पार्ट ऑफ रसिया, एंड दे रिजेक्ट द रेफरेंडम एज एन इलीजिटिमेट रेफरेंडम. बट नेवरदलेस ये कन्फ्लिक्ट के कारण, नोन एज एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया इशू कन्फ्लिक्ट के कारण, इन 2014 रसिया वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम G8 एंड देन G8 वाज रिड्यूस टू G7. और अब हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप वापस से सजेस्ट कर रहे हैं दैट रसिया अलॉन्ग विथ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ कोरिया शुड बी मेड पार्ट ऑफ G7 एंड G7 शुड बी एक्सपेंडेड टू G11. The next article is taken from Assam segment. It is about Jal Jeevan Mission. This topic is important from our syllabus environment point of view. So एक बार जरा सा समझते हैं कि ये न्यूज़ आर्टिकल क्या है. The news article says that government of India has sanctioned rupees 1,407 crores for the fiscal year 2020-21 to government of Assam under Jal Jeevan Mission, and this mission will be utilized, this fund will be utilized for conservation of water resources in Assam, and that water resource will be then transported to all households in Assam through piped solution for drinking water facilities in Assam. तो एक बार ज़रा सा जल जीवन मिशन को समझ लेते हैं. ये न्यूज़ आर्टिकल अपने आप में ज़रूरी नहीं है. आपसे कोई भी इस तरह के फिगर्स नहीं पूछता कि बताओ भारत सरकार ने कितने रुपए दिए असम सरकार को फॉर जल जीवन मिशन. तो 1407 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट किया जा सके. और जल जीवन मिशन का पर्पस ही है कि वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट किया जाए असम के अंदर, और असम के हर एक हाउस होल्ड को पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए. ये जल जीवन मिशन सिर्फ असम के लिए ये स्कीम नहीं है. दिस स्कीम इज़ और दिस मिशन इज़ फॉर एंटायर इंडिया, एंड दिस वाज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन इंडिपेंडेंस डे स्पीच इन 2019. तो अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जल जीवन मिशन को लॉन्च किया था, अनाउंस किया था. इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिंग पाइप्ड वाटर टू ऑल हाउस होल्ड, एंड for that about 3.5 lakh crore will be spent in coming 5 years. तो ये जल जीवन मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये कि हमारे देश के अंदर सारे जो घर हैं, हाउस होल्ड्स हैं, उन सबको पाइप्ड वाटर का सप्लाई प्रोवाइड कराया जाए, और इसके लिए 3.5 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे आने वाले 5 सालों में. अगर हम वाटर रिसोर्स की बात करें तो दुनिया भर का 16% पॉपुलेशन इंडिया को बिलोंग करता है, बट ओनली 4% ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज बिलोंग टू इंडिया. तो इससे एक बात तो तय है कि इंडिया इज़ ए वाटर स्कार्स कंट्री, और हमें अपने यहाँ पे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को अच्छे से कंजर्व करके रखने की ज़रूरत है. एंड दैट इज़ वाई प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च्ड जल जीवन मिशन लास्ट ईयर. Under Jal Jeevan Mission, the government envisages to renew efforts to provide drinking water supply to every household by 2024. और प्रधानमंत्री मोदी ने अपील किया टू ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया टू जनरेट मैक्सिमम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ जन आंदोलन टू अचीव द टारगेट ऑफ फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाय 2024. तो सरल शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ये जो वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने का एक्टिविटी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पे बस नहीं कर सकती. जब तक स्टेट गवर्नमेंट्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ नहीं करेगी, प्रमोट नहीं करेगी, जब लोग गांव-गांव के लेवल पे या शहरों के लेवल पे, छोटे छोटे कस्बों के लेवल पे खुद वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे,
until there is community participation for conservation of water, this target cannot be achieved to provide drinking water facility to every household by 2024। और इसके लिए एक तरह का जन आंदोलन लॉन्च करने की ज़रूरत है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने अपील किया टू एवरी स्टेट गवर्नमेंट इन हिज एड्रेस टू द नेशन ऑन लास्ट ईयर इंडिपेंडेंस डे। तो जल जीवन मिशन के 4 मेन कंपोनेंट है, इसको आप एज इट इज़ याद कर लेंगे फॉर आंसर राइटिंग। पहला है टू पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउस होल्ड्स बाई 2024। सेकेंड, इट विल कन्वर्ज विद अदर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स रिगार्डिंग वाटर सप्लाई। थर्ड, इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट ऑफ वाटर एट लोकल लेवल। तो लोकल लेवल को ही हर एक गांव लेवल पे एक एक गांव को, कस्बों को, छोटे छोटे सिटीज़ को सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है। उनकी जो डिमांड है उनकी डिमांड को वहीं के सप्लाई से फुलफ़िल करने की कोशिश करनी है। और चौथा, क्रिएशन ऑफ ए लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट वाटर फॉर रीयूज़ इन एग्रीकल्चर। तो एक तरीके से जन आंदोलन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लॉन्च करने की बात की गई है इन द 4th component। The next article is again taken from Assam segment. It is regarding COVID management in Assam. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam governance point of view. So this article is about COVID management in Assam। तो ये डायरेक्टली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ एक फैक्ट्स डेटा जो यहाँ पे शेयर किए गए हैं उसको आप अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन अटेम्प्ट और प्रिपेयर्डनेस बाय असम गवर्नमेंट टू कर्ब कोविड-19 इन असम। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डेटाज। असम हेल्थ मिनिस्टर हिमंतो बिस्वा शर्मा साहब ने कहा कि द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एक्वायर्ड अ कैपेसिटी टू टेस्ट 10,000 स्वैब सैम्पल्स फॉर कोविड-19 पर डे। तो अब असम के अंदर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी बिल्ड कर ली गई है, 3 टेस्टिंग सेंटर्स बना दिए गए हैं ताकि अब एक दिन में 10,000 स्वैब सैम्पल्स टेस्ट किए जा सकते हैं असम के अंदर। और अभी तक असम के अंदर 1 लाख टेस्टिंग की जा चुकी है कोविड-19 की, एंड दिस नंबर इज़ फार मोर इवन विथ रिस्पेक्ट टू डेवलप्ड स्टेट्स लाइक केरला। तो ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है कि असम ने इतना एग्रेसिव तरीके से टेस्टिंग किया है कोविड-19 का। और हिमंतो बिस्वा शर्मा साहब का कहना है कि आने वाले 15 दिनों में यानी कि 15 जून तक असम के अंदर लगभग 2 लाख टेस्टिंग कर दी जाएगी। तो इस तरीके से यू कैन सी द काइंड ऑफ प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट कोविड-19 इन असम। और फिर उन्होंने कहा है दैट नाउ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पीरियड विल बी नाउ रिड्यूस्ड टू 4 days एंड दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंक्रीज टेस्टिंग कैपेसिटी। क्योंकि अब हमने टेस्टिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर दिया है और जो भी सैंपल लिया जाएगा 3 दिन के अंदर यानी कि 72 आवर्स के अंदर उस सैंपल का रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनको 4 दिन तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाएगा। पहले दिन ही उनकी सैंपल ले ली जाएगी, स्वैब सैंपल, और उसको टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाएगा और 3 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। और जो लोग भी निगेटिव पाए जाएंगे फ्रॉम कोविड-19 उन सबको चौथे दिन रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से सरकार के खर्चे भी बचेंगे, अननेसेसरी लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फैसिलिटी देने की ज़रूरत नहीं होगी और टेस्टिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकेगा ताकि कोविड-19 को उसके स्प्रेड को कर्ब किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग भी चौथे दिन रिलीज़ कर दिए जाएंगे फ्रॉम क्वारंटाइन सेंटर, they have to go for 10 days mandatory home quarantine। तो ये कंडीशन ज़रूरी है, दिस हैज़ टू बी फॉलोड फॉर दोज हु इवन हैव बीन टेस्टेड नेगेटिव। और इसको इंश्योर कराने के लिए कि होम क्वारंटाइन नॉर्म्स आर फॉलोड इफेक्टिवली, विलेज लेवल पे कमिटीज़ बनाई गई हैं ताकि वो कमिटीज़ प्रॉपर सुपरविज़न कर सके कि जो लोग भी बाहर से आए हैं वो प्रॉपर होम क्वारंटाइन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर का ऐसा मानना है दैट द नंबर ऑफ केसेस ऑफ कोविड इन असम विल राइज इन कमिंग वीक्स, लेकिन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। द गवर्नमेंट इज़ मच मोर प्रिपेयर्ड और जो लोग भी आ रहे हैं और उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा और प्रॉपर टेस्टिंग की जाएगी और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इससे लोगों को ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। In our query segment today we will understand the concept of difference between due process of law and procedure established by law। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का। यहाँ पे हमने डेफिनेशन दे रखा है, एक बार मैं ब्रीफली डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। इट मीन्स दैट लॉ दैट इज़ ड्यूली इनैक्टेड बाय द लेजिस्लेचर और द कंसर्न्ड बॉडी is valid if it has followed the correct procedure. Following this doctrine means that
A person can be deprived of his life or personal liberty according to the procedure established by law. अब इसका जरा सा मैं सरल शब्दों में मतलब समझा देता हूँ। देखो, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब है कि जो भी लेजिस्लेचर है, जो भी कानून बनाने वाली बॉडी है, जो हमारे देश में पार्लियामेंट है, उसने अगर कोई सा भी कानून बनाया है प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, जो प्रोसीजर होता है कि 50% से ज़्यादा वोटिंग होनी चाहिए, जो भी प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, अगर सिंपल मेजॉरिटी को जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करते अगर इस लेजिस्लेचर ने कानून बनाया है तो फिर इस कानून को फॉलो किया जाएगा, चाहे वो कानून जो भी हो। इसका मतलब मैंने एग्जाम्पल काफ़ी एक बिजार सा एग्जाम्पल दे करके, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे करके आपको समझाने की कोशिश की है। तो एक बार ज़रा सा समझो। मान लो हमारी पार्लियामेंट, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बता रहा हूँ, एक ऐसा कानून बनाती है कि जो लोग भी ट्रैफिक लॉज को वायलेट कर रहे हैं उन सबको फांसी की सज़ा दी जाएगी। एनीवन फाउंड वायलेटिंग ट्रैफिक लॉज विल बी गिवन कैपिटल पनिशमेंट। मान लो ऐसा कानून बना देती है हमारी पार्लियामेंट, तो फिर जो भी इंसान ट्रैफिक लॉज को वायलेट करता हुआ पाया जाएगा उसको पुलिस वाले पकड़ेंगे और एंड दे विल पुट दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ जुडिशियरी। और पुलिस वालों का काम बस होगा ये प्रूव करना कि ये इंसान ट्रैफिक लॉज को वायलेट कर रहा था। और जुडिशरी एक बार जब कन्विंस हो जाए कि हाँ ये इंसान ट्रैफिक लॉज को वायलेट कर रहा था और वो कानून ऐसा तो है ही, जुडिशरी विल ऑल्सो सी द लॉ दैट एनी पर्सन हु इज़ फाउंड वायलेटिंग ट्रैफिक लॉज शुड बी गिवन कैपिटल पनिशमेंट। तो ये सब देख करके फिर जुडिशरी इस इंसान को कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी की सज़ा सुना देगी। दैट इज़ द सिस्टम ऑफ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। सरल शब्दों में जो सिस्टम, जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, उसने अगर प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है प्रोसीजर कि आपको सिंपल मेजॉरिटी से या स्पेशल मेजॉरिटी से, जो भी है, वी आर नॉट टॉकिंग स्पेसिफिक इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू, वी आर टॉकिंग द कॉन्सेप्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। वैसे इंडिया के अंदर जनरल लॉ बनाने के लिए हमारे यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। तो मान लो इंडिया का केस लेते हैं और अगर इंडिया के अंदर सिंपल मेजॉरिटी के हिसाब से हमने एक कानून बना दिया तो फिर उस कानून के हिसाब से इफ़ वी फॉलो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो उस कानून के हिसाब से जुडिशरी बस उस कानून को देखेगी और जो भी इंसान उस कानून को इस तरह से वायलेट कर रहा होगा उसको उस हिसाब से सज़ा सुना देगी। बट इफ़ वी फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देन इन द सेम केस, लेजिस्लेचर अगर इस तरह का कानून बनाती है कि जो भी ट्रैफिक लॉज को वायलेट करता हुआ पाया जाएगा उसको फांसी की सज़ा, और फिर पुलिस वाले पकड़ते हैं किसी भी इंसान को और उसको कोर्ट के सामने रखते हैं, तो जुडिशरी उस केस में हो सकता है कि इसको फांसी की सज़ा ना सुनाए, इसके बावजूद भी कि पुलिस वाले प्रूव कर दे कि इस इंसान ने ट्रैफिक लॉ वायलेट किया और एक कानून है जिसमें ट्रैफिक लॉ को वायलेट करने वालों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बावजूद भी जुडिशरी इसको फांसी की सज़ा नहीं सुना सकती और उल्टा जुडिशरी फिर इस कानून को ही नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है कि ये कानून ही अपने आप में गलत है, ये कानून ही रीजनेबल नहीं है, ये कानून ही फेयर नहीं है, ये कानून ही जस्टिफाइबल नहीं है। तो सरल शब्दों में when any country follows the concept of due process of law, in that system the judiciary does not just follow the law and just does not adjudicate according to it, but judiciary also sees whether the law made by the legislature is fair, justifiable and reasonable or not। पहले केस में देखो, पहले केस में जुडिशरी का काम ये होता है बस देखना कि जो कानून बना है वो प्रॉपर प्रोसीजर के हिसाब से बना है कि नहीं बना है, और अगर प्रॉपर प्रोसीजर के हिसाब से बना है तो जुडिशरी उस हिसाब से सज़ा सुना देती है। लेकिन दूसरे केस में जुडिशरी बस ये नहीं देखेगी प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है, जुडिशरी ये भी देखेगी कि ये लॉ अपने आप में फेयर है कि नहीं है, जस्टिफाइबल है कि नहीं है, रीजनेबल है कि नहीं है। और अगर जुडिशरी को लगता है कि ये लॉ रीजनेबल नहीं है तो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो दुनिया के जिन देशों में सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी फॉलो की जाती है, जैसे मान लो एग्जांपल है यूएस, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट फॉलो होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और जिन देशों में सुप्रीमेसी ऑफ लेजिस्लेचर फॉलो किया जाता है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी फॉलो किया जाता है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जैसे कि यूके। अब जरा सा देखते हैं। देखो, एक बार तो मैंने फॉर द लेमन्स टर्म मैंने डिफाइन कर रखा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज नथिंग बट प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ प्लस द प्रोसीजर शुड बी फेयर, जस्ट एंड नॉट आर्बिट्ररी अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। तो ड्यू प्रोसेस लॉ ऑफ लॉ इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट। उसमें कानून जो है वो प्रॉपर प्रोसीजर से भी बना होना चाहिए और उसके अलावा
कानून फेयर रीजनेबल भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। अब देखो, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं भी साफ साफ नहीं लिखा है दैट वी विल फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से टाइम टू टाइम ये हमें क्लैरिटी आती रही है कि इंडिया के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होगा या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो होगा। वे बैक इन 1951 itself in Gopalan case, the Supreme Court said that in India we will follow the procedure established by law according to interpretation of Constitution। आप इतना तो जानते हैं कि जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ वेग प्रोविज़न है या एम्बिग्विटी है या कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी है तो उसका इंटरप्रिटेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन केस 1951 में इंटरप्रेट किया दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स टू मेक अ सिस्टम दैट इज़ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन फिर मेनका गांधी केस दैट इज़ इन 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसी जजमेंट को रिवर्स कर दिया एंड सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इन इंडिया वी शुड फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नॉट प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब हमारे यहाँ पे जो कानून बनेगा वो खाली प्रोसीजरली सही नहीं होना चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर से नहीं आना चाहिए, बट वो रीजनेबल फेयर भी होना चाहिए। इसको मैं अब रियल एग्जांपल से, पहला जो एग्जांपल मैंने दिया था वो हाइपोथेटिकल था, अब एक रियल एग्जांपल दे करके मैं बताता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ कि कैसे इंडिया के अंदर अब हम फॉलो करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देखो, एक रियल एग्जांपल देखते हैं, श्रेया सिंगल केस ऑफ 2012, डेथ ऑफ शिवसेना लीडर बाला साहब ठाकरे इन 2012। तो 2012 के अक्टूबर के आसपास शिवसेना के सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे जी का डेथ हो गया और उसके बाद उनके डेथ के शोक में मुंबई को 2-3 दिनों के लिए पूरी तरह से बंद करा दिया गया था बाय सपोर्टर्स ऑफ कोर्स ऑफ इस पार्टी, और उनके जो फॉलोअर्स थे सबने मिल कर के शोक में मुंबई को पूरी तरह से बंद करा दिया। तो कुछ एक लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया, लेकिन खासकर 2 लड़कियां रीनू श्रीनिवासन एंड शाहीन दादा, दे एक्सप्रेस्ड डिस्प्लेजर अगेंस्ट द बंद ऑन फेसबुक। यहाँ पे मैंने फेसबुक लिखना मैं भूल गया हूँ, लेकिन इस बात को आप ध्यान रखें कि उन्होंने रिटन फॉर्म में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के ऊपर इन्होंने इस फोर्सफुल बंद को, इनके हिसाब से ये बंद फोर्सफुल था, उसको उन्होंने गलत ठहराया कि आप इस तरीके से पूरे सिटी को बंद नहीं करा सकते फोर्सफुल तरीके से। तो इसके ऊपर फिर मुंबई पुलिस ने एक्शन ले लिया और मुंबई पुलिस ने इन दोनों लड़कियों को, रीनू श्रीनिवासन और शाहीन दादा को अरेस्ट कर लिया अंडर सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट 2000 कहता है कि कोई भी ऐसा मैसेज जो आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या ICT प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे लिखते हैं जिससे कम्युनल हार्मनी ख़राब होने का, डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं, तो आपको फिर इस सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट के अंतर्गत पनिशमेंट दिया जाएगा, 2 साल की सज़ा होगी। तो इसी सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट के अंदर इन दोनों को बुक किया गया और जेल भेज दिया गया। फिर इसके अगेंस्ट कंप्लेन किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर लॉयर श्रेया सिंगल ने। उन्होंने फाइल किया कि इन दोनों लड़कियों का राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट हुआ है एंड द सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट इज़ वायलेटिंग राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटेड अंडर आर्टिकल 19(1)A। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट द सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट इज़ वेग। इसके अंदर जो लैंग्वेज लिखा है, जो टर्म्स लिखे हैं वो वेग हैं, एम्बिगुअस हैं, कि कोई भी ऐसे स्टेटमेंट जिससे कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं वो उसके अंदर आपको बुक किया जा सकता है और आपको सज़ा दी जा सकती है। ये लैंग्वेज अपने आप में काफ़ी वेग है। इससे जो लोग भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो लोग भी अथॉरिटीज़ हैं, उनको अनड्यू पावर मिल जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस को फॉलो करते हुए उन्होंने कहा कि सिंस दिस लैंग्वेज इज़ वेरी मच वेग ऑफ सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट, इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो जब ये एक्ट ही नहीं रहा, जब इस एक्ट को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर जाहिर सी बात है कि इन दोनों को कोई सज़ा नहीं हो सकती थी एंड दीज गर्ल्स वेयर रिलीज्ड। तो देखो, दिस इज़ द प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये जो लॉ है ये अपने आप में ड्यू नहीं है, फेयर नहीं है, रीजनेबल नहीं है, लेकिन हैड वी बीन फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ
प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट उस केस में इस लॉ को स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये लॉ तो प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए पास हुआ था। ये लॉ तो प्रॉपर सिंपल मेजॉरिटी से दोनों हाउस में पास होने के बाद आया था। तो हैड वी बीन फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, द सुप्रीम कोर्ट कुड हैव नॉट डन नथिंग इन दिस पर्टिकुलर केस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फॉलोड द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एंड सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट दिस law is unfair, unreasonable, and that is why it struck down the law itself. In our segment for UPSC Prelims 2020, today we will cover topic number 404 to 406. Topic number 404 is about coral reefs. The corals are a type of polyps, an organism that lives in shallow sea. Its skeleton is composed of limestone and dolomite. The layers of deposition of skeletons of these polyps form a shallow rock known as coral reef. The coral reefs are retreating from equatorial water and establishing a new reef in more and more temperate region, as the new study shows. The researcher says that during the last 4 decades, the number of young corals in the tropical reefs have declined by 85% and double the reef in the subtropical or temperate region. एक बात आपको और ध्यान रखनी है, that the coral reefs are more diverse than tropical rainforest because coral reefs have more than 10 lakh species. And this topic, please attempt this question that is based on this topic. Topic number 405 is about types of agricultural practices. So there are 4 main types of agricultural practices, like intercropping. It involves growing different crops simultaneously within the same plot of land. This increases the yield of the land. Second is mulching. Mulches are the generally agricultural waste, plant waste material. In mulching, these plant materials are sprayed around the base of these crops. It protects the soil from erosion. Another one is strip cropping. In strip cropping, growing of 2 or more crops simultaneously in strips wide enough to permit independent cultivation. And another one is parallel cropping. Parallel cropping is growing of 2 crops simultaneously which have different growth habits, and thus there is no competition amongst them. Please attempt this question that is based on this topic. टॉपिक नंबर 406 इज़ अबाउट जीरो टिलेज एग्रीकल्चर. जीरो टिलेज एग्रीकल्चर का सरल शब्दों में मतलब है कि बिना आप प्लाऊ को यूज किए हुए, बिना खेत को आप उसको डिगिंग किए हुए आप जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, इसको कहते हैं जीरो टिलेज एग्रीकल्चर. इससे फ़ायदा ये होता है कि जो सॉइल होता है उसका सॉइल इरोजन कम होता है और उसकी जो यील्ड कैपेसिटी होती है वो बनी रहती है, फर्टिलिटी बनी रहती है. सो एक बार जरा पढ़ लेते हैं. द क्रॉप रेसिड्यूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन द लेफ्ट ऑन द सॉयल सरफेस. मतलब जो भी हमारे बीज वगैरह हैं, सीड्स हैं या क्रॉप रेसिड्यू, उसको सरफेस पे ही डाल दिया जाता है विदाउट डूइंग प्रॉपर टिलेज या प्लाउइंग. No implements are used to turn the soil cover or cultivate it or incorporate crop residue. Soil erosion is reduced about 90% in this methodology, and soil biological activity and biodiversity are maximized in this process. It also slows down evaporation from the soil. Please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of question number 401 to 403 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question, question number 404 to 406, can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.